हाँ, तो बच्चों में केमिकल प्रॉपर्टीज़ करा रहा था आपको फिनोल्स की। इससे पहले जो मैं करा रहा था थोड़ा सा आपको अनइंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपको अभी नॉलेज नहीं है रेजोनेंस वगैरह की और कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये सामने आमने सामने होंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे, इसलिए मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया है, थोड़ा बहुत समझा दिया है बस मैंने। अच्छा, आप केमिकल रिएक्शंस में जैसे एल्कोहल्स में मैंने बताया था एसिडिक प्रॉपर्टी होती हैं OH ग्रुप की वजह से, ऐसे इसमें भी सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम से ये रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। जैसे फिनॉल में आपको जानते हो कि OH ग्रुप है, तो यहाँ मैं गोल गोल बना रहा हूँ, बॉन्ड्स को अलग अलग नहीं लिख रहा। ये OH है फिनॉल में, तो जब अगर हम सोडियम से ट्रीट करेंगे या पोटेशियम से ट्रीट करेंगे तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ये कैसे? यहाँ O की जगह H की जगह Na आ जाएगा, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इसी तरह से एल्कलीज के साथ भी H रिप्लेस हो जाएगा। एल्कली क्या, जैसे NaOH है, ये OH में अगर हम इसको NaOH से ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी होने की वजह से H रिप्लेस हो जाएगा Na से, यहाँ बन जाएगा ONA, वही जैसे ऊपर बना था, और यहाँ वाटर बन जाएगा। तो ये तो एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अब उसके बाद इसके कुछ एडिशन रिएक्शंस हैं जिसको हम कहेंगे कॉल्प्स रिएक्शन। एक तो है, इसके नाम से कॉल्प्स रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन है, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है एक्चुअली, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बेंजीन रिंग एट ऑर्थो पोजीशन। ये अगर हम फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लें, यानी फिनॉल को पहले तो NaOH से ट्रीट करें, Na से ट्रीट करने से फिनॉक्साइड बन जाएगा, जैसे ऊपर बनाया हुआ ONA। इसको अगर हम अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अंडर प्रेशर इसको ट्रीट करें तो आप जानते हो क्या होता है कि ये CO2 यहाँ पे आ जाता है, तो CO2 बनेगा तो COOH बन जाएगा, लेकिन वो ये COO बनता है और यहाँ वाला H जो है वो ऊपर पहुँच जाता है, Na वाला यहाँ आ जाता है और यहाँ OH आ जाता है। ये सोडियम सैलिसिलेट है, सैलिसिलिक एसिड होता है ये, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट को अगर हम इस सोडियम सैलिसिलेट को अगर हम हाइड्रोजन आयंस के साथ ट्रीट करते हैं, यानी एसिडिक मीडियम से ट्रीट करते हैं, पानी डाल के और उसमें एसिड डालते हैं, तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ये COOH यहाँ आ जाएगा Na की जगह, इसका नाम है, ये तो सोडियम सैलिसिलेट है, ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड।
इसको देख लेना, आप ठीक कर लेना। ये है सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। और ये जब पानी से ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर के ये जब वाटर ट्रीट करते हैं ना तो NaOH बन जाता है और COOH बन जाता है यहाँ पर, और ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो ये कॉल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है अंडर प्रेशर। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है रीमर एंड टीमेंस रिएक्शन। रीमर टीमेंस रिएक्शन से क्या होता है कि व्हेन phenols are treated with CHCl3, क्या नाम है CHCl3 का? क्लोरोफॉर्म and KOH, the phenols are converted into salicyl एल्डिहाइड। ये COH तो एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, इसमें CHO आ जाए तो सैलिसाइल्डिहाइड कहलाएगा। ये आपको दिखाई दे गया था? नहीं दिखाई दिया, चलो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो रीमर टीमेंस रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद ऑफ फिनॉल विद CHCl4, CHCl3 एंड KOH। तो क्या बनता है? सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से इसको याद कर लोगे। वैसे ये मैकेनिज्म नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये फिनोल को हम ऐसे लिख लेते हैं OH। जब ये CHCl3 से रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ CHCl3 एंड KOH। एक CHCl3 और 3 KOH यूज होते हैं। और ये क्या बदल जाता है और कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे OH आ जाता है और यहाँ CHO आ जाता है। पहला स्टेप तो ये है, ये इसी को कहते हैं रीमर एंड टीमेंस रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए कैसे बन गया, याद रखने के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। क्या है देखो, ऐसे लिख लो इसको। ये है OH यहाँ पर, CHCl3 को आप ऐसे लिख लीजिए, Cl एक तो इधर की तरफ निकाल लीजिए, इधर CH लिख लीजिए, एक Cl इधर लिख लीजिए, एक Cl इधर। अच्छा आप समझ लो, ये Cl और यहाँ पे एक H होता है, तुम जानते हो हर कॉर्नर पे, ये वाला H और ये वाला Cl, इस तरह से यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और एक KOH। अच्छा बताओ, KOH है और यहाँ से HCl निकला तो क्या बन जाएगा? -KCl और H2O निकल जाएगा। देखो ये H है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है H, कॉर्नर पे H होता है, H और Cl, HCl निकला और KOH ने रिएक्ट कर दिया, KCl और H2O निकलेगा। ये -KCl और H2O दोनों निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? मैंने फिर बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म नहीं है, इसको मैकेनिज्म नहीं कहते हैं। ये समझने के लिए है कि हमारा याद कैसे रखें हम। ये OH था और यहाँ क्या बन गया आपको? ये Cl निकल गया, यहाँ CHCl2 रह गया, CH
एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर है। अब इसमें 3 KOH मैंने बताया था ना, 3 KOH इस्तेमाल होते हैं, 3 KOH। एक KOH तो यहाँ आ गया, 2 KOH यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे? एक KOH यहाँ रिएक्ट कर जाएगा और एक KOH यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, तो KCl इधर निकल जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, इससे आराम से याद हो जाएगा आपको। ये OH आ गया और यहाँ CH और एक OH यहाँ जुड़ गया, देख लो, CH के साथ ये OH आ गया और इस CH के साथ ये एक OH और आ गया, और क्या 2 KCl निकल गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2 KCl। अब ये क्या है, जब 2 OH एक ही कार्बन के ऊपर होते हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी स्टेबल नहीं होते, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ये H और ये OH, ये हमेशा अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देख लो, CH और एक O, वाटर निकल गया, CHO बन जाएगा और वाटर निकल आएगा। इसका नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर COH हो जाए तो सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपने समझ में आ गया ना। देखो 2 OH ये थे, 2 OH एक ही कार्बन पे, तो दोनों यहाँ स्टेबल होते हैं, वाटर निकल जाता है और इस तरह से सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाता है। अब नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन 2 तरह से हो सकता है, एक तो एसिटाइल क्लोराइड से, एक है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड ये होता है CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। ये आराम से समझ में आ जाएगा आपको, इसमें तो कोई मैकेनिज्म तो है नहीं। क्या, कैसे रिएक्शन होता है एसिटाइल क्लोराइड से? ये OH है और यहाँ मैं उल्टा लिख रहा हूँ, CH3COCl, CH3CO और Cl, ऐसे उल्टा लिख रहा हूँ, Cl इधर लिख रहा हूँ, तो ये HCl निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, CH3COCl के साथ जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या बनता है, OCOCH3, फिनाइल एसीटेट है इसका नाम। क्या नाम है, फिनाइल। ये तो फिनाइल ग्रुप हो गया, ये एसीटेट ग्रुप हो गया, है ना। ये एसीटेट है CH3CO, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, फिनाइल एसीटेट। तो एसाइलेशन एक तो एसिटाइल क्लोराइड से होता है, एक एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है। वो दूसरे पेज पे कराऊंगा, लेकिन लिख ही रहा हूँ, चलो दूसरे पेज पे करा। रिएक्शन विद एसाइलेशन विद एसाइलेशन, बी वाला है ये तो एसिटाइल क्लोराइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, पहले तो ये समझो। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स में से अगर वाटर निकल जाए तो एनहाइड्राइड बन जाता है। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH और दूसरा भी CH3
COOH, दो OH में से एक H2O निकल जाए तो ये ऐसे बन जाता है, एस्टोएस्टिक एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड माने जिसमें से पानी निकल गया हो। एनहाइड्राइड किसी का भी हो का मतलब होता है कोई भी एसिड का एनहाइड्राइड हो तो उसमें से वाटर निकाल दिया, समझ लो। अगर जैसे हम मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड के हैं, तो सल्फ्यूरिक हो तो H2SO4, उसमें से H2O निकल जाए तो SO3 होती है। SO3 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ऐसी ये दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दिया है तो ये बन गया है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब हम फिनॉल से क्रिएट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये फिनॉल है, तो क्या होता है, इसमें से एक पार्ट CH3CO और O यहाँ से S समझ लो, यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है, CH3COOH बन जाता है और ये CH3CO यहाँ पे जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा ये फिनॉल वाला, तो O यहीं रहा, ये COCH3 O के साथ COCH3 ये वाला आ गया, ये वाला, और क्या ये वाला CH3CO इस H के साथ निकल गया, प्लस वहाँ तो HCl निकला था क्योंकि COCl था, है ना, वहाँ CH3CO Cl था सिर्फ, तो वहाँ HCl निकल गया, H के साथ वो Cl निकल गया, यहाँ पे इसकी जगह Cl था, CH3CO Cl। अब यहाँ दो एसिटिक एनहाइड्राइड, दो मॉलिक्यूल CH3CO के, तो एक CH3CO तो इसके साथ यहाँ जुड़ गया और एक CH3CO CH3COH बना लिया, तो ये है फिनाइल एसीटेट। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने वाली बात, कि फिनाइल एसीटेट जो है ये जो है आइसोमराइज हो जाता है। अगर हम फिनाइल एसीटेट को फिनाइल एसीटेट इजीली पॉलीमराइज नहीं, अब इसको इज इजीली कन्वर्टेड into एसिटोफिनॉन हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन एक कीटोन होता है, मिक्स्ड कीटोन, फिनॉन NONE, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन कैसे बनता है ये देखो, अगर ये हम फिनाइल एसीटेट कौन सा है, ये है फिनाइल एसीटेट है OCOCH3, अभी बनाए ना एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटाइल क्लोराइड से, ये बना था। अगर हम इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट कर दें, एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस ANH लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये यहाँ क्या होता है कि ये यहाँ पर से H ले लेगा, OH बन जाएगा। कॉर्नर पे H होते हैं ना, हर एक कॉर्नर पे मालूम होना चाहिए बेंजीन के, हर कॉर्नर पे CH होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये O है, ये यहाँ से H ले लेगा और उसकी जगह H की जगह COCH3 आ जाएगा। COCH3 क्या है, कीटोन ग्रुप है, देखो COCH3, ये फिनाइल ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, बीच में CO ग्रुप है, तो CO जब बीच में ग्रुप हो तो कीटोन कहलाता है ये। तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉन।
फिनोन, सॉरी, ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोन है। ये ऑर्थो भी बन सकता है और पैरा भी बन सकता है, और पैरा हाइड्रोक्सी, या तो ये बनता है या OH यहाँ पे होगा और यहाँ पर COCH3 पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पे बनेगा यहाँ, या COCH3 यहाँ पे। ये ऑर्थो है, ये है पैरा, ये पैरा हाइड्रोक्सी है, और के बाद पैरा फॉर्म है। ये ऑर्थो फॉर्म है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये पैरा फॉर्म है। ये पैरा पोजीशन कहलाती है ना इसकी अपोजिट वाली, और ये वाली ऑर्थो पोजीशन। तो मेरे पूरा नहीं लिखा है, पैरा हाइड्रोक्सी आप अपने आप लिख लीजिएगा इसको। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सीफिनोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेराइजेशन है ये, जिस आइसोमेराइजेशन मतलब एक आइसोमर बन जाए। ये और ये दोनों आइसोमर हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो दिस इज नोन एज आइसोमेराइजेशन, केस ऑफ आइसोमेराइजेशन। तो ये फिनाइल एस्टेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू, तो ये कई बार कन्वर्जन में पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ you will convert, इसका ये क्वेश्चन है ऊपर वाले का ही, फिनॉल इंटू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ये यहाँ बेंजो रह गया बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, ये ऑर्थोहाइड्रोक बेंजोफिनोन है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन है। ये बेंजो है और ये फिनोन है, और पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आ गया एसाइलेशन, और एसाइलेशन के बाद हमने बता दिया कि हम इससे एसाइलेशन से हम सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद ब्रोमीन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन। ये भी इम्तिहान में कई बार पूछे जाते हैं, रिएक्शन विद, तो ये कौन सा बनेगा क्वेश्चन, पहले हमने कौन सा कराया है, चौथा चल रखा है एसाइलेशन, ये है पांचवा। ये तो चौथे का ही पार्ट था जिसमें हम आइसोमेराइजेशन करा रहे थे। रिएक्शन विद, क्या बताया था मैंने अभी, ब्रोमीन। ब्रोमीन में दो तरह के रिएक्शन हैं। पहला रिएक्शन है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में ली जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो या तो बनता है ऑर्थोब्रोमो फिनॉल, ये तो ऑर्थोब्रोमो हो गया, या नहीं बल्कि और एंड है, ये एंड, दोनों ही बनते हैं, दोनों आइसोमर बनते हैं, OH और Br। इसका नाम होगा ऑर्थो
ब्रोमो फिनॉल, इसका नाम आप लिखिए पैरा ब्रोमो फिनॉल, दोनों बनते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे क्योंकि ओ एच ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ा कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि थोड़ा ब्रोमीन दूर से आपस में ब्रोमीन के आने में ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी। यहाँ फिनॉल और ब्रोमीन पास पास हैं, थोड़ा रिपल्शन हो सकता है। यहाँ ये दूर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन टकराएगा नहीं ओ एच से, इसलिए थोड़ा दूर आ जाते हैं। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी स्पेस में आपस में टकराए ना, उसको हिंड्रेंस कहते हैं, रुकावट नहीं होती, इसलिए पैरा आइसोमर जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ये तो ब्रोमीन हो गया। अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, और ये बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, यानी 273 डिग्री केल्विन पे ही होता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो जाता है, यानी 0 डिग्री बर्फ़ के टेम्परेचर पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं है। ये फिनॉल है। दूसरा रिएक्शन है इन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर में करें तो ये देखो बड़े अचंभे की बात है, तीन जगह ब्रोमीन आ जाता है। इसमें 3 ब्रोमीन इस्तेमाल होते हैं, 3 ब्रोमीन। एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ, 2 ऑर्थो पोजीशन पे। 2 ऑर्थो पोजीशन कौन सी है इसकी हो अच्छी बताओ? एक ऑर्थो पोजीशन ये, एक ये, तो एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, और एक पैरा पोजीशन ये, एक यहाँ। इसका नाम क्या होगा? देखो ये, इसको अगर हम 1 ले लें तो ये 2 है, ये 1 2, और ये 3, ये 4, तो 2 हो गया, 4 और ये 6, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है ट्राई ब्रोमो। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन फिनॉल। ठीक है, तो ये दिख रहा था आपको? नहीं दिख रहा तो अब देख लो। 3 ब्रोमीन लिए, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस, 3Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में तो ऑर्थो एंड पैरा बनते हैं। तो कई बार कहते हैं पैरा क्यों ज़्यादा बनता है और कम क्यों बनता है, तो इट इज़ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, रुकावट की वजह से पैरा पोजीशन इजीली बन जाता है, और यहाँ रुकावट होने की वजह से थोड़ा कम बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी इंटरेस्टिंग है। एक तो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 से वही ऑर्थो या पैरो बनते हैं, दोनों आइसोमर बन सकते हैं। OH है, जब HNO3 रिएक्ट करता है तो या तो HNO3 यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ OH बनेगा, यहाँ Na2 आ जाएगा, या इसमें से, इनमें से, या क्या दोनों ही बनते हैं वैसे थोड़े थोड़े, मैंने बताया ही था आपको। ऑर्थो एंड पैरा दोनों बनते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिख रहा है? तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो क्या होगा? विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करें तो
जैसे ब्रोमीन 3 जगह आ गया तो ये भी 3 जगह आ जाता है। कैसे? 3 HNO3 रिएक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये सिंपल रिएक्शंस हैं। इसमें इंटरेस्टिंग होगा, बाकी तुम अभी तक बोर हो रहे होगे क्योंकि अभी आपको समझ नहीं है इलेक्ट्रॉन घुमाने की। 3 HNO3 रिएक्ट करते हैं, 3 मॉलिक्यूल, और 3 NO, एक NO यहाँ, एक NO2, एक यहाँ, एक OH यहाँ और एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम हीट करें, HNO3 के साथ हीट करें, तो ये इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी का नाम पिक्रिक एसिड होता है। ये घाव के ऊपर पीला पीला सा सोल्यूशन लगाया जाता है ना, तो हम बनाते हैं घाव को ढकने के लिए, सफाई के लिए ये यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड है इसका नाम। तो ये इस तरह से नाइट्रेशन होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग replacement of OH ये नहीं बल्कि फिनोलिक ग्रुप का फिनोलिक ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, अल्कोहल OH तो OH होता है। अगर हम ऐसा बना दें तो इसका मतलब देखो, ऐसा स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो ये समझ लो हम बेंजीन का एक हिस्सा ले रहे हैं। ये ग्रुप, ये फिनोलिक ग्रुप कहलाता है। अगर सिर्फ एक डंडा हो तो अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है। अगर ये साथ में लगा जाए तो हम जो बेंजीन की ये वाली रिंग दिखा रहे हैं हम, ध्यान रख लेना इस बात को। जब भी हम कोई ऐसे दिखाते हैं तो ये फिनोलिक ग्रुप है। फिनोलिक ग्रुप रिमूव कैसे होता है? एक तो जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम फिनोलिक ग्रुप में इसको OH को जिंक के साथ डिस्टिल करें, डिस्टिल का मतलब बहुत देर तक गर्म करें और उसमें जो वेपर्स निकले उनको एक तरफ, जब हीट करके किसी चीज़ में से वो वेपर्स निकले उसको दूसरी तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो दूसरी तरफ आ जाएगा बेंजीन, ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन अगर बनानी हो किससे? फिनॉल से। तो हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन? फिनॉल से बेंजीन बनाना। तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बन गया, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन? बड़ा सिंपल है ना? कैसे? जिंक डिस्टिलेशन, रिएक्शन विद जिंक और जिंक डिस्टिलेशन। जिंक डिस्टिलेशन मेथड से हम यूज कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। इसी तरह से तो इसमें दो रिएक्शन लिख रहे हैं। एक तो ये है जिंक डस्ट, दूसरा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर, ये रहा आंसर है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन
with ammonia in presence of anhydrous जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस में सूखा पानी नहीं होना चाहिए उसमें। जिंक क्लोराइड में जनरली वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, भीगा हुआ होता है ये, इसलिए ख़ास तौर से बात है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होना चाहिए। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम अमोनिया से ट्रीट कर दें तो NH2 ग्रुप आ जाता है। कैसे? तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सारे जो मैं आपको करा दिए सारे। तो ये इंटरेस्टिंग होंगे, आपको बोरियत नहीं हुई होगी इसमें। तो अमोनिया के साथ NH3 के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। NH2 यहाँ आ जाएगा और वाटर निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाता है एनिलीन। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, एनिलीन कैसे बनाओगे, इसका क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन 3 बना है ना। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा कि मैंने क्वेश्चन बताया था, कभी इसमें नोट्स ही समझो। क्वेश्चन 3 बनता है ये हमारा, हाउ विल यू कन्वर्ट, है ना। क्या बनेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिलीन। इसका आंसर ये रहा, है ना। इसको हम एनहाइड्रस क्लोराइड के साथ हीट करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो ये एनिलीन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, सीधी बात है। यहाँ क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिंक ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। तो बच्चों मैंने आपको फिनॉल के इम्पॉर्टेंट सारे रिएक्शन करा दिए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था क्या है। एक तो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना। और एक मैंने रीमैन एंटी मैंच रिएक्शन कराया था, इसका मैकेनिज्म है कोर्स में, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा मैं। तो ये आपका फिनॉल का चैप्टर एल्कोहल्स और फिनोस विथ प्रॉपर्टीज़ करा दिया है मैंने। अभी इसमें थोड़ा सा ईथर्स का हम लेंगे, वो अभी नहीं लेंगे, ईथर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में लेंगे जब आपके और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब हम इसके बाद एल्कोहल और फिनॉल के बाद हम एल्कोहल्स के बाद अब एल्डिहाइड्स लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। अब नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा आपका वो होगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा रह गया है अभी, हाँ अभी मैंने कराना है, इसमें वो रह गया है, वो है एल्कोहल्स और फिनोल्स में डिस्टिंक्शन और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स का डिस्टिंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रह गया है, मैंने अभी कराना है। नेक्स्ट टर्न पर पहले मैं एक लेक्चर बोलूँगा। ओके।